चैनल पे। और आज हम लोग जो है ज्योग्राफी का अपना आगे का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। तो आज जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं ओशनोग्राफी, यानी कि ओशंस के बारे में जो भी नॉलेज है उसके बारे में हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट जगह हैं जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं अगर हम ज्योग्राफी में ओशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो थोड़ी कुछ चीज़ें जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप उन पे जो है एक नज़र ज़रूर डालिएगा और जो है आपको जो है वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर दिखेगा अगर क्वेश्चन बनता है तो, ठीक है। तो जैसे कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे वो है हमारे ओशन में जो अलग अलग तरह के जो फीचर्स मिलते हैं। यानी कि फ़ीचर्स का मतलब है जो अलग-अलग तरह के जो फ़िज़िकल या आपके अलग-अलग तरह के जो भी पर्वत हैं या जो शेल्फ़ हैं या क्या-क्या हैं उनको हम देखते हैं। तो आपको एक आइडिया पता होना चाहिए वो कहाँ मिलते हैं और वो किस प्रकार से दिखते हैं या होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसके अंदर आप 10 में 7 फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो देखिए, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है यहाँ पे आप देखिए, ये जो होता है हमेशा जो होता है, ये आप देखिए कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट खत्म हुआ ना, तो यहाँ पे जो शेल्फ होती है ये जो होता है बेसिकली ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहलाता है। और जनरली जो होता है ये डिपेंड करता है कहाँ पे है बेसिकली। तो जैसे कि कुछ कुछ जगह आपको एकदम कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं मिलेगी, जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है। ये इंडिया का जो है आपका गुजरात का रीजन है और ये जो है इस तरीके से इंडिया गया होता है। यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो बहुत ही कम है, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो बहुत बड़ी है। इसीलिए यहाँ पे देखिए आप ज़्यादा जो है हमें क्या मिलते हैं, हार्बर मिलते हैं, या आपके जो है एक तरीके से जहाँ पे शिप जो होता है ना कहते हैं पार्क किया जाता है तो उसे बोलते हैं ना हार्बर। तो वो यहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। और इस जगह जो होते हैं वो बहुत कम जगह, विशाखापट्टनम हो गया, कुछ एक दो जगह हो गया, कोचीन और जो है चेन्नई हो गया, या ऊपर कुछ एक दो जगह हो गया। तो यहाँ पे कम है पर यहाँ पे ज़्यादा है, इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ नहीं है। और सी जो शिप होते हैं वो ईजिली आके यहाँ पे जो है आप मतलब एंटर कर जाते हैं और हार्बर पे लग जाते हैं। तो ये चीज़ लड़ता नहीं है नीचे से, ठीक है। तो ऐसे समझिए एक तरह का फ्लोर है, तो ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बारे में आपको पता चल गया। तो ये एक तरह की ढलान होती है, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे दिखती है, ठीक है। उसके बाद जो फीचर आता है वो होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो जैसे ये आपका कॉन्टिनेंट आ रहा है तो कॉन्टिनेंट जैसे ही खत्म हुआ ये आप कहते हैं लैंड जहाँ पे ख़त्म हुआ, तो ये थोड़ा-सा ढलान आई, फिर एकदम से जो है एकदम जो ढलान आती है उसे बोलते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। और ये जो होता है बहुत ही ज़्यादा मतलब खड़ा हुआ है, आप देख रहे हैं ना, तो ये वर्टिकल होता है, एकदम वर्टिकल स्केल पे होता है। और ये जो होता है बेसिकली आप बस इतना ध्यान रखिए, इसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कहते हैं और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद आता है। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए कि कौन सा जो है कॉन्टिनेंट है, जैसे कॉन्टिनेंट दे दिया फिर आपको पूछा जाएगा कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, तो ये गलत हो गया ना। तो पहले जो है कॉन्टिनेंट आएगा, फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ आएगा, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप आएगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि ट्रेंचेस जो होते हैं वो कहाँ मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ट्रेंचेस जो होते हैं वो कॉन्टिनेंटल स्लोप जहाँ खत्म होता है वहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंचेस आपको मिलेंगे, वो आपको ऑप्शन देगा। ट्रेंचेस जो होते हैं वो मिड ओशन में पाए जाते हैं कि जो है आपके कॉन्टिनेंटल स्लोप के पास पाए जाते हैं, कि आपको जो है एकदम या जो है कॉन्टिनेंट या कॉन्टिनेंटल स्लोप के शेल्फ के अंदर ही पाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ट्रेंचेस कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप के आगे। फिर एक होता है मिड ओशन रिजेस। मिड ओशन रिजेस क्या होती है, ये एक तरह का क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है आपकी एक कह सकते हैं दो प्लेट्स आके मिली होती हैं, ठीक है। दो प्लेट्स, आपको पता है ना जैसे अर्थ जो है वो कई सारी प्लेट्स से बना हुआ है ना, कई सारी जो है परतों से ऐसे जुड़ के बना हुई है अर्थ, है ना। तो ये जियोमॉर्फोलॉजी जब हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि जो अर्थ के जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं तब हम देखेंगे। तो जब भी जहाँ पे भी अर्थ में या जहाँ पे भी ये एक तरीके से मेजरमेंट्स ऑफ मैनी पीक्स, तो एक जो बेसिकली क्या होता है जहाँ पे भी ये आके मिलती हैं प्लेट्स, वहाँ पे ये मिड ओशन रिज बनता है। और यहाँ पे क्या होता है बेसिकली अर्थक्वेक के मूवमेंट से या लावा के बाहर निकलने से इस तरह के स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, पीक्स बने हुए हैं, देख रही हैं आपको। तो ये इस तरीके से दोनों तरफ बने होंगे, तो ये बन जाते हैं। तो ये एकदम मिड ओशन मतलब ओशन के बीच में होता है एरिया, ठीक है। फिर एक होते हैं वॉल्केनिक आइलैंड्स होते हैं, कुछ आइलैंड्स होते हैं जो कि नीचे डूब जाते हैं तो उन्हें सर सी माउंट्स बोलते हैं, देखिए दिख रहा है आपको। कुछ ऊपर निकल जाते हैं तो उनका अलग नाम होता है। इस तरीके से अलग अलग जो होते हैं ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो कॉन्टिनेंटल स्लोप जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक तरह से गिरा हुआ है, और एक होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। तो ये जो है कुछ हमें जो है अलग अलग तरीके से जो है हमको मिलते हैं बेसिकली। और जो है हमारे जो है जो भी हमारे फीचर्स हैं बेसिकली ओशन से रिलेटेड वो ये होते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़े बहुत पता होने चाहिए। तो जैसे सी बॉन्ड्स हो गए, अबिस, अब ये जैसे कि एबिसल प्लेन मतलब ये एकदम बहुत गहराई में होता है, ये एकदम प्लेन होता है। मतलब जैसे मान लीजिए समुद्र है तो समुद्र के नीचे चलते हैं तो यहाँ पे जो प्लेन पड़ेगा ना उसे बोलते हैं आइबेसल प्लेन। फिर ये धीरे धीरे ऊपर आते हैं, फिर ये कॉन्टिनेंटल स्लोप आ गया, फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ आ गया, है ना, फिर लैंड आ जाता है। तो इस तरीके से चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एकदम प्लेन है उसे क्या बोलते हैं, आइबेसल प्लेन। फिर देखिए यहाँ पे कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे आप देखा गोवा हुआ के बीचेस हो गए, ठीक है, ऐसे समझ लो आप। फिर उसके नीचे हल्का सा पानी से आगे बढ़ेंगे तो क्या पड़ेगा, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पड़ेगा, कॉन्टिनेंटल स्लोप पड़ेगा। फिर सबमरीन कैनियंस होते हैं यहाँ पे, मतलब एक तरह से क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए अगर आप इधर से देख रहे हैं, इधर से, ठीक है, समझना थोड़ा सा, इधर से देख रहे हो तो ये कैसा दिखाई देगा, ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है ना, ये ऐसा दिखाई देगा। मतलब कि एक तरह का देखिए आप, एक तरह का गड्ढा है, ठीक है ना।
और ये लैंड है आपका, देखिए ये लैंड है, ये यूं हो गया और ये यूं करके यूं हो गया, तो ये एक तरह का गड्ढा और यहाँ पे पूरा समुद्र भरा हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हैं, और ये काफ़ी लंबा होता है, ये काफ़ी लंबा एरिया होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कैनियन जो है पूरा दिखाई देगा, तो मतलब खाई टाइप ऐसे समझ लो आप। तो ये हो गया सबमेरीन कैनियंस हो गए, सी माउंट्स हो गए, कॉन्टिनेंटल राइज, यहाँ पे हल्के हल्के से ऐसे उभार होते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लाइड, वो बोलते हैं राइज बोलते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आ सकता है कि कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो होता है वो कहाँ तक होता है। तो आप याद रखिएगा, कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो होता है वो एकदम यहाँ तक होता है, कॉन्टिनेंटल राइज तक, ठीक है। तो ये कॉन्टिनेंटल राइज जो है वो बेसिकली कॉन्टिनेंटल मार्जिन की मतलब एंड होता है, ऐसे समझो, ऐसे बनता है। अगर हम यहाँ से देखें, मतलब अपनी तरफ से देखें, तो कैसे दिखाई देगा कि सबसे पहले आपके क्या हो गया, अबाइसल प्लेन हो गया एकदम एकदम समुद्र के अंदर, ठीक है। फिर हल्का से उठे तो क्या आ गया, कॉन्टिनेंटल राइज आ गया, ठीक है। फिर कॉन्टिनेंटल राइज से हल्का सा एकदम से उठे तो क्या आ गया, कॉन्टिनेंटल स्लोप आ गया। फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप को तो हल्का हल्का ग्रेजुअल स्लोप लेके गए, और यहाँ पे क्या आ गया, आपका गोवा का बीच आ गया, ठीक है। ये आपका छाता लगा हुआ, यहाँ पे आप लेटे हैं, और ये क्या हो गया, यहाँ पे पानी हो गया, ठीक है। ये पानी हो गया। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, ये देखिए आपका किस तरह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, ये स्लोप हो गया, ये जो है आपका आपका क्या हो गया, राइज हो गया कॉन्टिनेंटल। तो यहाँ तक जो हो गया कॉन्टिनेंटल मार्जिन हो गया, उसके बाद शुरू हो जाता है अबाइसल प्लेन। तो इतना याद होना चाहिए क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। तो ये हो गया, यहाँ पे जो है कुछ हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लिए हैं। आप अपने जो भी बुक पढ़ रहे हैं उससे आप एक्स्ट्रा जो भी पॉइंट्स आपको मिले वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसके अंदर जो है ना मैच द फॉलोइंग करके आएगा कि वो पूछ लेगा कौन कौन सी कहाँ पे कौन सी जगह मिलती है, इस तरीके से। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो ट्रेंच है वो कहाँ पे मिलता है, या इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद देखिए वाटर जो है अर्थ सरफेस पे वो कौन कौन से कहाँ कहाँ मिलता है, कितने कितने परसेंटेज में। तो सबसे ज़्यादा देखिए कहाँ पे, ओशन में, ये आपको पॉइंट याद रखना है, ओशन में सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आइस कैप्स में, आइस कैप्स कहाँ पर है, ये अर्थ है हमारी, यहाँ पे जो जमा हुआ एरिया है वो आइस कैप्स है, ठीक है। तो वहाँ पे उसके बाद है फिर ग्लेशियर्स एंड ग्राउंड वाटर्स। अब देखिए आइस कैप और ग्लेशियर में क्या अंतर है, अब ये इंडिया है, मान लीजिए ये इंडिया है, ठीक है, जो भी है यहाँ पे कई सारे कॉन्टिनेंट्स। तो अब यहाँ पे इंडिया है, तो इंडिया के ऊपर क्या है, हिमालयस हैं, हिमालयस ऐसे ऊंचे ऊंचे हैं ना, तो हिमालयस के ऊपर क्या जमा हुआ है, आइस कैप्स हैं, ठीक है ना। तो वही, सॉरी, ग्लेशियर्स हैं। तो ये जो ग्लेशियर्स हैं बेसिकली, ये ग्लेशियर्स कितने हैं, 0.68। आपको ये नंबर नहीं याद रखना है, पर आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, ये सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर लेक्स आता है, फिर सॉइल मॉइस्चर आता है, फिर और आप देखिए रिवर्स कितना नीचे है, देख रहे हैं आप। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि कहाँ पे कौन चीज़ आती है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है अरेंज करके कैसे आना है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए इंपॉर्टेंट, और ये कुछ हो गए फीचर्स जो हमको ध्यान रखने हैं। मैंने आपको मेन मेन फीचर, मेन मेन पॉइंट्स बता दिए हैं। आपको क्या करना है कि आपको जो बाकी फीचर्स मिले उनको भी आपको एक बार देख लेना है, जो सी में मिलते हैं, ठीक है। ये आपका है होमवर्क। अब आ जाओ, अब आगे, ठीक है, अपने एंड पे आपको देखना है। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है ओशन करेंट्स में, ठीक है। तो देखिए जो ओशन होता है ना, जैसे मैं आपको ओशन दिखाता हूँ पहले, है ना। पहले जो ओशन होता है, जैसे मान लो आप, ये ओशन है आपका, कहाँ गया डायग्राम, हाँ, तो ये डायग्राम है। तो जैसे मान लीजिए ये क्या है, आपका ओशन है। तो ओशन जो होता है वो बेसिकली क्या करता है कि ओशन में कई सारे करंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है ना। और ये करंट्स क्यों फ्लो करते हैं, अब जैसे कि आपको पता होगा कि यहाँ पे जो क्या है, एक तरह से इक्वेटर ये जा रहा है, ये इक्वेटर है, और ये क्या है आपका सब ट्रॉपिकल एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से जो विंड्स फ्लो कर रही हैं, ये जो विंड्स फ्लो कर रही हैं, ये क्या करती हैं, एक तरीके से एक ड्रैग बनाती हैं। ड्रैग का मतलब वो एक फ्रिक्शन फ्रिक्शन बनाती है, घर्षण करती हैं पानी के ऊपर, और जिनके वजह से क्या होता है, ये हवाएं जो है फ्लो करना शुरू कर देती हैं, है ना। जैसे जैसे हवाएं फ्लो करेंगी, जैसे जैसे घर्षण बढ़ेगा, वैसे वैसे जो है आपका जो है विंड्स और जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे अटलांटिक ओशन के पास कैसे जो है घर्षण बढ़ रहा है, या जो भी हो रहा है ना। तो ये पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, आप ऊपर देखिए, जब आप वेस्टर्लीज की बात करते हैं तब क्या होता है कि वेस्टर्लीज में जो होता है एक तरीके से आपका जो है वो बढ़ता है। देखिए आप वेस्टर्लीज की तरफ देखिए, यहाँ पे जो होगा आपका क्या होगा, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है आप देखिए, ये जो ऊपर की तरफ है, जहाँ एक तो यहाँ पे एक तो आपकी यहाँ पे आ गई, ये जो है एक तरीके से नीचे आ गई, एक आपकी देखिए ऊपर गई है, ठीक है ना। तो इनके वजह से भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी करंट्स बन रहे हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे देखो आप, तो ये करंट्स ऊपर ले जा रहा है ना, ये जो विंड्स ऊपर गई हैं इनके वजह से भी यहाँ पे करंट्स ऊपर जा रहे हैं। तो एक तरीके से आप देखिए, जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, जो हमने पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, है ना। हवाएं जिनकी वजह से बन रही थी कि जब सूरज चमकता है तो यहाँ पे हवाएं ऊपर उठती हैं, फिर ये नीचे आती हैं, फिर ये देखिए ये ऐसे जाती हैं, है ना। और यहाँ पे जो होती हैं वो ऐसे करके चली जाती हैं, क्योंकि कोरोलिस फोर्स होता है ना। तो इस तरीके से, तो ये जो होती हैं एटमॉस्फेरिक विंड्स, ये
भी क्या करती हैं, ये एक तरीके से जो आपके ओशन होता है, ओशन करंट्स होते हैं, उनके ऊपर एक इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो किस तरीके से ओशन करंट्स बन रहा है ये मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया है। अब हम इसको आगे डिटेल में पढ़ते हैं। तो ठीक है, तो अभी क्या है, कोई भी ओशन है उसके ऊपर 3-4 तरह की चीज़ें होती हैं। तो वेव्स बनती हैं, जैसे आपने देखा होगा समुद्र के तट पे, है ना, वेव्स आती हैं। और या जो है उसके अंदर टाइड्स होती हैं, पानी ऊपर पड़ता है फिर पानी पीछे चला जाता है ना। और या जो होता है उसके अंदर करंट्स फ्लो करते हैं, यानी कि एक पतली स्ट्रीम जो जो होती है, एक तरह का एक रोडवे कह सकते हैं, जो है पूरे ओशन में चलता है, जो कि है एक तरीके से कह सकते हैं आप, जो है पूरा का पूरा जो है ओशन में एक अलग तरीके का ही संरचना करता है। देखिए जैसे कि यहाँ पे अब ये देख रहे हैं आप किस तरीके से ये एक तरह से लाइनें जा रही हैं, यानी कि लाइनें नहीं, यहाँ पे क्या है, ओशन का जो खुद का फ्लो है, ओशन खुद फ्लो कर रहा है। यहाँ पे ये जो लाइनें डिनोट कर रही हैं, ये क्या कर रही हैं, ये ओशन फ्लो जो हो रहा है उसको डिनोट कर रही हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा डायग्राम पूरा दिखाता हूँ आपको। ये जो पूरी लाइनें दिखा रही हैं, ये क्या है, ये एक तरह से ओशन फ्लो कर रहा है, यानी कि अगर मान लीजिए ये गल्फ स्ट्रीम ऊपर की तरफ जा रही है, इसका मतलब है कि यहाँ से जो ओशन है वो यहाँ से इस तरफ की तरफ जा रहा है। अब आप देखिए ये किसको फॉलो कर रहा है, एयर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को फॉलो कर रहा है, जो कि ग्रे लाइन दिखाई जा रही है। तो इस तरीके से देखिए फ्लो कर रहे हैं ना, जिस तरीके से एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जाएगा उन्हीं के अकॉर्डिंग ये भी जाएंगे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर जो है इसके अंदर रेड से दिखा रहा है वार्म, और कोल्ड दिखा रहा है आपकी ब्लू से। ठीक है, खैर अब हम इसको आगे देख लेते हैं। फिर जो है उसके बाद क्या होता है कि बेसिकली मैंने आपको 3 चीज़ें बता दी, एक वेव्स होती हैं, एक टाइड्स होती हैं, एक करंट्स होती हैं। ठीक है, और फ्रिक्शन की वजह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि ऊपर से जो विंड चल रही है, ऐसे मान लो विंड चल रही है, तो नीचे क्या है, नीचे जो है पानी, नीचे पानी है, तो पानी के ऊपर हल्का सा फ्रिक्शन बनेगा, यानी घर्षण होगा, तो ये भी जो है हल्का हल्का फ्लो करना शुरू कर देगा। बस इतना ध्यान रखना है। तो जितनी तेज विंड्स उतनी तेज ये भी चलेंगे। ओके, यू गॉट दिस। तो अब आगे चलते हैं। तो 2 तरह की होती हैं बेसिकली, एक होती है हॉरिजॉन्टल करंट्स और एक होते हैं 2 तरह के होते हैं बेसिकली फैक्टर्स। ओके, यहाँ पे मैंने फैक्टर्स निकले। जो 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि कहने का मतलब है कि ऐसे 2 कारण होते हैं मोस्टली, जिनके वजह से जो होता है ये आपकी जो विंड्स होती हैं ये फ्लो करती हैं। ठीक है, जो सॉरी करंट्स होते हैं जो फ्लो करते हैं, करंट्स मतलब ओशन पे जो करंट फ्लो कर रहे हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, ओशन जो है वो किस तरीके से मूव करता है। तो पहला जो है वो है फ्रिक्शन बिटवीन विंड एंड वाटर, जो मैंने आपको समझा दिया, घर्षण जो होता है हवा के बहने से। दूसरी चीज़ है रोटेशन ऑफ द अर्थ। तो जो रोटेशन, जो अर्थ का रोटेशन हो रहा है उसके वजह से भी तो एक मतलब एक आप कह सकते हैं ना, एक वो बनता है, मोशन बनता है, तो वो भी एक रीज़न हो गया। एक हो गया कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स की वजह से डायरेक्शन बनता है। ठीक है, जो कोरियोलिस फोर्स होता है, अगर मान लीजिए आपको मैंने बताया था कि कोरियोलिस फोर्स जो होता है वो नॉर्दर्न डायरेक्शन में अगर ऊपर की तरफ हम बात कर रहे हैं, तो कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, ऊपर की जितनी विंड्स होती हैं उनको किस तरफ मोड़ता है, अपने राइट साइड में, और नीचे की जितनी विंड्स होती हैं उनको किस तरफ मोड़ता है, अपने लेफ्ट साइड पे। अब जब विंड्स इधर मुड़ गई तो करंट्स किधर फ्लो करेंगे, करंट्स भी उन्हीं के अकॉर्डिंग फ्लो करेंगे जो नीचे हैं, ओशन पे हैं, तो उनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से मूवमेंट होता है ओशंस का भी और एयर का भी। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स हो गया। और क्या होता है, डिफरेंस इन वाटर ग्रेडियंट। अब मान लो जैसे ये मान लीजिए आपका सतह है, अब यहाँ से विंड फ्लो कर रही है। ठीक है, तो अब जो समुद्र है उसका पानी इधर जाएगा, तो थोड़ा सा जो है ना यहाँ पाइलअप हो जाएगा ना, यहाँ पाइलअप हो जाएगा पानी, हल्का सा ऊपर आ जाएगा पानी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फ्लो कर रहा है इधर की तरफ। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे ज़्यादा पानी हो गया, तो जब भी ज़्यादा पानी होगा तो वो क्या करेगा, इधर जाएगा, उधर की तरफ भागेगा, इधर की तरफ भागेगा, या तो इधर की तरफ भागेगा, इधर तो विंड है, तो वो क्या करेगा, इधर उधर भागने का प्रयास करेगा। तो जब वो भागता है ना, इसी में क्या करता है, वो एक करंट बना लेता है, मतलब कि एक फ्लो बना लेता है। और जो ये फ्लो होता है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ओशन ओशन करंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर कई सारे रीजन हैं जिनकी वजह से ये ओशन करंट जो है बन रहे हैं। ठीक है ना, तो ये 4 रीजन आपको याद रखने हैं। उसके बाद क्या लिखा है कि ऐसे और कौन से रीजन हैं जिसके वजह से जो है एक तरीके से जो आपका जो ओशन करंट्स होते हैं वो बेसिकली फॉर्म करते हैं, है ना। तो इसमें देखिए एक होता है हॉरिजॉन्टल और इसमें होना चाहिए था वर्टिकल। यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से और सैलिनिटी की वजह से भी जो होता है टेम्परेचर जो करंट होते हैं ओशन में वो भी मैटर करते हैं। यानी कि अभी ये यहाँ पे ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होना चाहिए वर्टिकल करंट्स। ठीक है, यानी कि अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए ये धरती की सतह है, तो एक तो करंट यू फ्लो कर रहा है विंड की वजह से, कभी कभी करंट्स नीचे भी फ्लो करते हैं। ठीक है, नीचे ऐसे करके फ्लो करेंगे, ऊपर आएंगे, कभी नीचे जाएंगे। ये कहाँ हो रहा है, ओशन के अंदर हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है, ये भी ओशन के ऊपर हो रहा है। ये ऊपर ओशन के ऊपर हो रहा है, ये ओशन के नीचे हो रहा है। तो ये जो मूवमेंट है ये कैसा है, ये वर्टिकल मोशन है। और ये जो मूवमेंट कैसा है, ये हॉरिजॉन्टल है, सापेक्ष, है ना, हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल, इसके बारे में हमने बात कर ली। उसके लिए 4 रीजंस हैं। अब जो नीचे ऊपर हो रहा है इसके लिए कितने रीजंस हैं, इसके लिए बेसिकली कितने रीजन है, 2 रीजन है। तो जब भी जैसे मान लो यहाँ पे ज़्यादा गर्म है तो क्या होगा भाई, यहाँ पे ज़्यादा ठंडा है पानी, मान लो यहाँ ठंडा पानी है और यहाँ पे हल्का सा मान लो गर्म है, किसी वजह से गर्म हो गया, तो ये गर्म पानी ऊपर आ जाएगा, नीचे ठंडा पानी नीचे चला जाएगा। इसीलिए ऐसे मान लो कि जैसे मान लो यहाँ पे ज़्यादा नमक है, ठीक है, यहाँ वाला पानी ज़्यादा डेंस है, तो क्या होगा, ये पानी नीचे आ जाएगा ग्रेविटी की वजह से, और यहाँ पे जो है हल्का नमक वाला पानी जो है
ऊपर आ जाएगा। तो बस यही चीज़ यहाँ पे समझाई गई, टेम्परेचर और सैलिनिटी की वजह से वर्टिकल मूवमेंट भी होता है। तो ये ध्यान रखना, वर्टिकल मूवमेंट के लिए 2 रीज़न है और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए ये सारे रीजंस हैं। ओके, अब क्या होता है, इन्फ्लुएंस क्या करते हैं ओशन करंट्स, क्या इन्फ्लुएंस करते हैं ओशन करंट जो होते हैं, वो कहीं किसी भी जगह का टेम्परेचर और वहाँ उस जगह का मिलने उस जगह पे मिलने वाली जो आसपास का जो पानी है, मतलब उस जगह का, उसको भी जो है अफेक्ट करते हैं, उसकी सैलिनिटी अफेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ, अभी आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। अभी जैसे मान लो, अब यही जो है हमारा डायग्राम था, ठीक है। अब ये जो डायग्राम है, मान लो आप इधर की तरफ पानी आ रहा है, इधर की तरफ हवाएं आ रही हैं और पानी भी इधर की तरफ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जितना भी नमकीन पानी होगा यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ का जो पानी होगा वो ज़्यादा नमक वाला होगा। यही चीज़ में समझाई गई, यहाँ पे जो एरिया होगा वो ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, सारा गर्म जो पानी है वो इधर की तरफ मूव कर गया। आपको पता होगा, हमने एल नीनो में पढ़ा था पिछले कुछ लेक्चर्स पहले अपने, तो हमने देखा था कि उसके अंदर किस तरीके से जो है यहाँ का एरिया जो होता है गर्म हो जाता है ना। क्योंकि क्या हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कितने सारे करंट जो है इधर की तरफ आ रहे हैं, और जो इसकी वजह से क्या होता है, गर्म एरिया बन जाता है, और इसकी वजह से यहाँ पे जो होता है क्या पानी बरसने लगता है, ठीक है ना। तो ये सब भी चीज़ें होती हैं जो है ओशन करंट्स की वजह से, क्योंकि वो पानी जो एरिया होता है आसपास का गर्म कर देता है, और गर्म होने की वजह से वहाँ का टेम्परेचर जो है वो अफेक्ट होता है। तो ये मैंने आपको बता दी कैसे इन्फ्लुएंस करता है। तो ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करता है तो पानी नहीं बरसेगा, और सैलिनिटी को इन्फ्लुएंस करता है, वहाँ पे आसपास के पानी को सैलाइन कर देता है, यानी कि नमकीन कर देता है ज़्यादा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें होती हैं जो ओशन करंट अफेक्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। तो मेन तो इसके अंदर यही है, टेम्परेचर को करता है और वहाँ के क्लाइमेट को भी इन्फ्लुएंस करता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पर दोनों ही पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई, उसके बाद वही चीज़ मैंने बताई है। उसके बाद क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द करंट, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके वजह से जो है करंट जो होते हैं वो मतलब करंट्स को जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं। अभी देखिए, मान लीजिए कहीं भी करंट फ्लो करना है, कहीं भी समुद्र पे करंट फ्लो करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग विंड चाहिए। अब अगर स्ट्रॉन्ग विंड फ्लो करनी है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाना चाहिए, यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर जो होगा वो अच्छा क्रिएट होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे सूर्य जो है बढ़िया चमकना चाहिए। तो पहला रीजन हो गया हीटिंग बाय द सोलर एनर्जी, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, विंड। अब जितनी तेज विंड ब्लो करेगी उतना ही तेज ही होगा, तो विंड हो गया। एक हो गया ग्रेविटी। ग्रेविटी का मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जितना ज़्यादा पाइलअप होगा तो ग्रेविटी उस पर असर डालेगी, तो ये भी फ्लो करेगा, ठीक है ना। तो एक हो गया ग्रेविटी। फिर एक हो गया कोरियोलिस फोर्स, मतलब किस डायरेक्शन में ये इन्फ्लुएंस हो रहा है, मतलब मान लीजिए अगर नॉर्दर्न में है तो क्या होगा, हल्का हल्का ऐसे हो जाएगा ना, हल्का हल्का, सॉरी, ये नॉर्दर्न में है तो हल्का हल्का ऐसे फ्लो करेंगे करंट्स, है ना। तो ये करंट इस तरीके से जो है आपके मतलब कोरियोलिस फोर्स की वजह से एक मूवमेंट जो है आपको हल्का सा सीधा, ऐसा सीधा नहीं मूवमेंट दिखाई देगा, आपको क्या होगा, हल्का सा कर्व मूवमेंट दिखाई देगा। तो यही चीज़ बताई गई यहाँ पे कोरियोलिस मूवमेंट की वजह से, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने 4। तो ये है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द करंट्स, करंट बनाने में नहीं, करंट बनने के बाद का रीजन है ये, क्या क्या उसके वजह से कैसे वो मूवमेंट डिसाइड करेंगे। और करंट जो बनने के रीजन थे वो क्या थे, ये सारे रीजन थे जो मैंने आपको बताया कि करंट्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि करंट कैसे बनते हैं, ये वाला रीजन इसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है, सेकेंडरी फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द करंट्स आर, ऐसे कौन, ये तो पहले प्राइमरी फोर्सेस हो गए जो मेन फैक्टर्स हैं, ऐसे कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनके वजह से भी जो है करंट में एक तरीके से जो अब ओशन करंट फ्लो कर रहा है, जो ओशन में जो एक लहरें चल रही हैं, जो मतलब एक तरह का लहर चल रही है, जो एक तरह का करंट चल रहा है, वो और भी किन चीज़ों की वजह से होता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। मान लो आपका यहाँ पे ज़्यादा मतलब गर्मी है, मतलब ज़्यादा गर्मी होगा तो क्या होगा, एक तरीके से जो है ये बाहर की तरफ एक्सपैंड करेगा, तो वही चीज़ बताएगा। और सैलिनिटी होगा तो वो नीचे अंदर की तरफ जाएगा, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए इसके अंदर फैक्टर्स वाले पे। अब यही सारे पॉइंट यहाँ पे समझाए गए हैं बेसिकली। देखिए ग्रेविटी जो होता है वो क्या करता है, वाटर जो पाइल्ड हो जाता है उसको क्या करता है, अलग अलग जगह खींचता है ना। इंसुलेशन में यही चीज़ बताया गया कि इक्वेटर में जो होता है ज़्यादा गर्म हो जाता है ओशन वाटर, है ना। और 8 सेंटीमीटर क्या होता है, हाइयर होता है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, 8 सेंटीमीटर हाइयर होता है, यानी कि मान लो अगर हम ऐसे देखें, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये आपका जो है ट्रॉपिक एरियाज है, यानी कि उष्ण कटिबंधीय एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो इस तरीके से दिखाई देगा आपको, 8 सेंटीमीटर ऊपर, और ये, तो यहाँ पे क्या हो गया, हल्का सा पानी जो गया पाइलअप हो गया, गर्मी की वजह से यहाँ पे हल्का सा पाइलअप हो गया, यही चीज़ इसमें बताई गई है, ठीक है। वाटर एक्सपैंड कर जाता है। फिर क्या दिखाया गया, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से बताया गया, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। अब एक एक कॉन्सेप्ट आता है, उसे बोलते हैं जायर का कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है इससे। ये ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे पानी जो होता है ना, वहाँ पे एक तरीके से जैसे क्या हो रहा है, जैसे मान लो नॉर्मली क्या होता है, पानी जो है यहाँ से यूँ जा रहा है, फिर यूँ जा रहा है, फिर यूँ जा रहा है, घूमता जा रहा है ना, पर कुछ पानी इसके बीच में फंस जाता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, जायर बोलते हैं, ठीक है। जायर, GYRE, जायर बोलते हैं, हिंदी में आप देख लेना क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये जायर इन जगहों को बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना। तो इन जगहों में एक और प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे क्या बन गए हैं, गार्बेज गार्बेज मतलब गार्बेज प्लॉट टाइप बन गया, मतलब कि ऐसे समझ लो कि यहाँ पे ना गार्बेज का मतलब एक तरह इकट्ठा हो गया और वो फंस गए हैं वहाँ पे गार्बेज, अब वो वहाँ से निकल नहीं पा रहा है,
गार्बेज, समझ रहे हैं आप? क्योंकि मुझे क्या हुआ, अलग-अलग जगह से गार्बेज आया, कूड़ा आया, मतलब गार्बेज का मतलब कूड़ा अलग-अलग जगहों से आया है ओशन से, और यहाँ पे आपको बहुत बड़े-बड़े ऐसे गार्बेज सेंटर मिलेंगे, पानी के ऊपर कूड़ा तैर रहा है। आप गूगल पे सर्च करना, आपको दिखाई देगा। ठीक है? जायर इज़ अ प्लेस फॉर गार्बेज, ऐसे करके सर्च करना, आपको मिल जाएगा, आपको थोड़ा और समझ में आएगा चीज़ें, लिंक अप कर पाओगे आप। ठीक है? तो ये सब चीज़ें हो गई जो है जायर के अंदर। ठीक है? और कुछ इंपॉर्टेंट जायर्स मैं बता देता हूँ, जैसे एक तो ये सारगासो सी वाला है, इसको आप ध्यान रखना। इस जगह को क्या बोलते हैं? सारगसो सी करके कहते हैं। ठीक है? अगर स्पेलिंग गलत हो सकती है, पर नहीं, ठीक है, स्पेलिंग ये देखो यहाँ पे लिखा है सारगोसो सी, है ना? तो इस तरह ये जो होता है यहाँ मिलता है, अटलांटिक ओशन में पूछा जा सकता है ये कि ये कहाँ मिलता है। ऐसे ही एक दो और हैं, वो आप ध्यान से एक बार नाम देख लेना, वो आपको याद होने चाहिए। वैसे सारगासो सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या है ना, एक तरीके से यहाँ पे पानी रुका हुआ है, तो पानी रुका होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे फाइटोप्लैंक्टन्स बनते हैं, है ना? और जो है मतलब एक तरीके से यहाँ पे जो है मतलब ग्रीन रहता है थोड़ा सा एरिया, ये इस तरीके से ध्यान रखना आप। फिर क्या है, सेकेंडरी फोर्सेस के वही मैंने जो ऊपर डिस्कस किया था, सैलिनिटी की वजह से जितना ज़्यादा सैलिनिटी डिफर करेगी, वर्टिकल मोबिलिटी ऊपर नीचे होगी और पानी जो है सिंक करेगा। जैसे मान लो ये आपका पानी है, ठीक है? तो अब ये पानी है, अब इसके अंदर यहाँ पे ज़्यादा सैलिनिटी होगी तो ये ज़्यादा डेंसर होगा, तो ये नीचे सिंक करेगा। ये चीज़ समझ में आई? तो जब ये नीचे सिंक करेगा तो जो यहाँ पे कम सैलाइन होगा वो ऊपर आ जाएगा, यही चीज़ समझाया जा रहा है इसके अंदर। ठीक है? और फिर टेम्परेचर क्या है, कोल्ड वाटर ओशन करंट अकर व्हेन द कोल्ड वाटर एट द पोल सिंक्स एंड द स्लोली मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर। अब देखो आप यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ चीज़ों को, है ना? यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखना, एक मिनट, है ना? अब आप यहाँ देखो, इस जगह, ये जो आप देख रहे हैं कैनरी का एरिया दिख रहा है आपको, ये कैनरी का एरिया, ओके? मैं थोड़ा सा कलर दूसरा यूज़ करता हूँ। ये देखिए, ये जो कैनरी का एरिया दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या हो गया, पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया है। अब जब पानी यहाँ पे क्या होगा, ठंडा होगा ना, यहाँ पे पानी मान लो इस एरिया में ठंडा हो गया, तो क्या होगा, ये पानी क्या करेगा, नीचे सिंक करेगा, यानी कि समुद्र में नीचे की तरफ जाएगा। और जब नीचे की तरफ जाएगा तो ये यहाँ से जो है पानी इधर आएगा, जो इधर ये वाला देखिए गल्फ स्ट्रीम पानी इधर लेके आ रहा है, तो जब ये इधर आएगा तो यहाँ पे जगह हल्की खाली हो गई, यहाँ पे हल्की जगह खाली हो गई, तो यहाँ से पानी ऊपर जाएगा और ये चीज़ यूँ जाएगा, तो एक तरह का सर्कुलेशन बन जाता है पानी के ऊपर और अंदर। ये समझ में आया कि नहीं आया? आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए, ये मान लो आपका कैनरी का एरिया है, जो अभी मैंने आपको दिखाया है, ये कैनरी का एरिया, ठीक है? यहाँ पे ब्रिटेन ब्रिटेन के पास। अब क्या होगा, यहाँ पे पानी ठंडा हो गया है, दिख रहा है ना आपको, नीला नीला, और ये ऊपर में भी है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो पानी नीचे जाएगा क्योंकि हैवी है। अब जब नीचे जाएगा तो यहाँ पे क्या हो गया, जगह खाली हो गई, वैकेंट हो गया ये, वैकेंटी हो गई, यहाँ पे पानी का नहीं है अब। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से पानी इसको रिप्लेस करने आएगा, है ना? कहाँ से आएगा, गल्फ स्ट्रीम से, यहाँ से चली आ रही गल्फ स्ट्रीम। अब गल्फ स्ट्रीम आ गया तो यहाँ पे जगह खाली हो गई, तो यहाँ पे जगह खाली हो गई तो नीचे से पानी ऊपर आएगा, है ना? और फिर यहाँ से जो है ये इस जगह को भरने जाएगा। तो एक तरीके से आपको दिख रहा है ना, एक साइकिल बन गई, एक साइकिल बन गई ना। तो ये इस तरीके से जो है साइकिल्स भी बनती हैं, और जो है ये रीज़न होता है क्यों बनती हैं, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है? फिर होते हैं टाइप्स ऑफ ओशंस। देखो, टाइप ऑफ ओशन करंट, सॉरी, तो दो तरीके से होते हैं। एक तो बेस्ड ऑन डेप्थ देख लेते हैं पहले, तो जो ऊपर फ्लो कर रहे हैं यानी कि सरफेस पे फ्लो कर रहे हैं, और एक कर रहे हैं आपके नीचे डीप वाटर में, यानी कि एक तो सरफेस में फ्लो कर रहा है जो ओशन करंट, और एक क्या कर रहा है, नीचे फ्लो कर रहा है, यानी कि पानी के अंदर फ्लो कर रहा है। ठीक है? तो जो ऊपर फ्लो कर रहे हैं वो सिर्फ 10% पानी फ्लो कर रहा है, और नीचे जो फ्लो कर रहा है ना वो 90% ऑफ द ओशन करंट से, यानी कि नीचे बहुत तेज पानी अंदर चल रहा है, लगी लहरें चल रही है अंदर। ठीक है? तो ये जो है यहाँ पे आपको दिखाई देगा ओशन के अंदर। ठीक है? तो ये हो गया एक सरफेस, एक हो गया डीप। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ओशन करंट जो है वो कहाँ पे वाटर, मतलब 90% ऑफ ओशन वाटर में कहाँ फ्लो कर रहा है, तो आपको याद होना चाहिए डीप वाटर में फ्लो कर रहा है। ठीक है? तो ये पॉइंट आप याद रखना। और ये जो है सिर्फ जो ऊपर फ्लो कर रहा है 400 मीटर तक आपको ओशन करंट्स दिखाई देंगे। फिर एक और चीज़ देख लो आप, वो होता है टेम्परेचर के ऊपर, यानी कि एक होते हैं कोल्ड करंट्स, एक होते हैं वार्म करंट्स, और यहीं से क्वेश्चन आता है। कोल्ड करंट्स आपको पता होनी चाहिए कौन कौन से कोल्ड करंट्स हैं, उनके नाम आपको याद करने हैं। ठीक है? जैसे मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ, कुछ कुछ कोल्ड करंट्स आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये देखो क्यूरोशियो करंट दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए आप, जापान के पास। तो ये क्या है, वार्म करंट है। ऐसी ओयाशियो करंट है, क्या है ये आपका, कोल्ड करंट है। इसी तरीके से अलास्कन करंट देखो आपको यहाँ पे वार्म करंट दिख रहा है। कैलिफोर्निया करंट आपको कोल्ड करंट दिख रहा है। नॉर्दर्न पैसिफिक कोल्ड करंट दिख रहा है। तो इस तरीके, सॉरी, हॉट करंट हो गया ना, नॉर्दर्न पैसिफिक हॉट करंट हो गया। कैनरी करंट जो है कोल्ड हो गया। यहाँ पे देखो बेंगुला करंट हो गया, है ना? फिर इस तरीके से आपका एग्युलास करंट क्या हो गया, का जो है एक तरीके से वार्म करंट हो गया। तो ये जो है इस तरीके से आपको थोड़े याद रखने पड़ेंगे, कुछ कुछ नाम है इंपॉर्टेंट। गल्फ कहाँ पर है, एक बेंगुएला कहाँ पे है ना? ये सारे, सोमाली कहाँ पे है, ये आपको नाम थोड़े से याद होने चाहिए। ठीक है? तो कोल्ड और वार्म के ऊपर आपको कुछ नाम आपको याद रहेंगे, तो ये समझ लीजिए कि ये आपको चीज़ कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है? यही मैंने यहाँ पे चीज़ समझाई है, और यही बेसिकली यहाँ पे पूछ लिया जाता है कभी कभी। ठीक है? तो जनरली कोल्ड करंट कहाँ मिलते हैं, कोल्ड करंट आपको मिलते हैं वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो मैंने एक आपके लिए एक छोटी सी टेबल बनाई है, ध्यान रखना आप। तो लोअर लैटिट्यूड्स में, यानी कि 0 से लेके
0 से लेके आप मान लो ऐसे 45 तक, है ना, तो ये कहाँ पे मिलेंगे, वेस्ट कोस्ट पे मिलेंगे कोल्ड करंट। तो वेस्ट कोस्ट ये होता है, ये हो गया वेस्ट कोस्ट, ठीक है ना। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखो आपको कोल्ड करंट दिख रहा है ना, कैनरी करंट है, ओयोशियो करंट है, यहाँ पे दिख रहा है। ये तो ऊपर वाला हो गया क्योंकि ये तो वेस्ट नहीं है, ईस्ट है। अभी आएंगे हम ईस्ट कोस्ट पे, बाद में दिखाता हूँ आपको। तो ये वेस्ट कोस्ट है, यहाँ पे आपको देखिए ठंडे करंट दिखाई देंगे, ये देखिए दिख रहा है ना आपको, ये हो गया ठंडे करंट। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट पे, यानी कि आपके ईस्ट कोस्ट यानी हायर एल्टीट्यूड पे। तो हायर एल्टीट्यूड में ईस्ट कोस्ट पे, यानी कि ये हायर एल्टीट्यूड है, ये यहाँ से देख रहे हैं ना, तो हायर लैटिट्यूड्स है ना, हायर लैटिट्यूड्स। तो हायर लैटिट्यूड्स में क्या होगा कि ईस्ट कोस्ट पे, यानी कि जो आपका ये वाला एरिया ईस्ट कोस्ट, यहाँ पे क्या होगा, आपके क्या होंगे, कोल्ड करंट्स दिखाई देंगे इसके ऊपर। यानी कि ये देखो, यहाँ पे आपको कोल्ड करंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये सारे इस तरीके से विभाजित है, ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि कहाँ पे कोल्ड करंट और कहाँ पे आपको वार्म करंट्स मिलते हैं। अब वार्म करंट देखो बोथ हेमिस्फीयर में कहाँ पे मिलेंगे, लोअर लैटिट्यूड्स में देखो ईस्ट कोस्ट पे मिलेंगे। तो ईस्ट कोस्ट क्या हो गया, ये हो गया ईस्ट कोस्ट, है ना, किसी भी कॉन्टिनेंट का वेस्ट कोस्ट ये हो गया और ईस्ट कोस्ट ये हो गया। अब यहाँ पे ईस्ट कोस्ट पे क्या मिल रहा है आपको, वार्म करंट्स मिल रहे हैं, वेस्ट कोस्ट पे क्या मिल रहे हैं, कोल्ड करंट मिल रहे हैं इसी लैटिट्यूड पे। इसी तरीके से ऊपर जो है ये चीज़ पलट जाएगी। अब यहाँ पे जो है वेस्ट कोस्ट पे देखो, आप वेस्ट कोस्ट पे, आप वेस्ट कोस्ट पे देखो, आपको वार्म करंट दिख रहा है ऊपर वाले लैटिट्यूड्स में। इसी तरीके से यहाँ पे क्या मिल रहे हैं, कोल्ड करंट्स मिल रहे हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, अगर आपको इस पर कुछ कन्फ्यूजन हो आप नीचे पूछ लेना मेरे से कमेंट में, मैं इसको जो है थोड़ा सा और डिटेल में अगला वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, आपको ये पता होना चाहिए कैसे कोल्ड करंट और कैसे वार्म करंट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है ओशंस में। फिर ये चीज़ हो गई, फिर इफेक्ट्स क्या होते हैं ऑफ ओशन करंट, मतलब ओशन करंट जो है वो कहाँ कहाँ अपना जो है प्रभाव डालता है। तो डेजर्ट्स बनते हैं इनसे, रेन्स होती हैं इनके वजह से, है ना। एक तरीके से जहाँ भी फ्लो करेंगे वहाँ पे अपना मॉडरेटिंग इफेक्ट डालेंगे, मतलब वहाँ का टेम्परेचर को मतलब एक बैलेंस करने का प्रयास करेंगे, एकदम गर्मी नहीं होगी। जहाँ पे कोल्ड और जो है आपके वार्म करंट मिलेंगे वहाँ पे फिशिंग के लिए बढ़िया होता है, ठीक है। ड्रिजल मतलब जहाँ भी जाएंगे, मान लीजिए जहाँ पे मिलते हैं कोल्ड करंट और वार्म करंट वहाँ पे हल्का हल्का पानी भी बरस सकता है, ठीक है। टेम्परेचर क्लाइमेट के बारे में मैंने आपको बता दिया। फिर कभी कभी जो होता है ये पानी को जो है ट्रॉपिक्स में जो है पाइल अप कर देता है, और उसके वजह से क्या होता है, गर्म पानी यहाँ पे मौजूद हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है, साइक्लोन्स भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न हो गया। फिर दूसरी चीज़ है, लास्ट पॉइंट है इसमें, क्या है, नेविगेशन में हेल्प करते हैं। अब क्या है कि एक ये जो होते हैं करंट ना, एक हेल्प, मान लो एक तरह की कन्वेयर बेल्ट है ये, है ना। करंट्स फ्लो कर रहे हैं समुद्र के ऊपर। अब अगर मान लो आप अपना जहाज़ यहाँ रख दो, तो क्या होगा, जहाज़ इसके ऊपर ऊपर चलने लगेगा। तो एक तरीके से हेल्प करते हैं ये, है ना, ये चीज़ याद रखना, नेविगेशन में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ पॉइंट हो गए इसके अंदर इंपॉर्टेंट जो थे, ठीक है। अब डेजर्ट फॉर्मेशन का आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि होता क्या है कि ये देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो पहला पॉइंट है इफेक्ट ऑफ ऑफशोर ट्रेड विंड्स, हेंस दे आर कॉल्ड द ट्रेड विंड्स डेजर्ट। तो ये जो विंड्स है ना, इसमें क्या होता है ना, ऑफशोर तरह की एक ट्रेड विंड चल रही होती है इसमें। ऑफशोर मतलब कि अब आप देखो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक इक्वेटोरियल है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये यूं करके विंड्स फ्लो करती है ना, आपको तो पता ही है, ये यूं करके विंड्स फ्लो कर रही हैं, बाहर की तरफ निकलती हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है, कॉन्टिनेंट से बाहर विंड्स जा रही हैं। तो अब ये क्या होगा कि एक तरीके से क्या होगा कि आपका जो है, ये जो होता है क्या बोलते हैं आपका, जो डेजर्ट्स होंगे उनके ऊपर पानी तो उनको मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ये यूं फ्लो करती तो यहाँ पे पानी भर के ले आती, पर ये तो अंदर से बाहर जा रही हैं। तो अंदर से जब बाहर जाएंगी तो क्या होगा, ये सूखा रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया पहला पॉइंट। अब ये जनरली कहाँ मिलते हैं सारे डेजर्ट, आपको मिलेंगे 15 से लेकर 30 डिग्री तक नॉर्थ में, और 15 से 30 डिग्री तक साउथ में। तो ये इनकी लोकेशन होती है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। तीसरा पॉइंट क्या है कि हाँ, दूसरा तीसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, एक तरीके से एक यू कैन से हॉर्स लैटिट्यूड होता है ना, ये 30 डिग्री हमने पढ़ा था कि 30 डिग्री जो होता है वो एक तरह का नॉर्थ हो या साउथ हो, हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं इनको, ठीक है ना। तो हॉर्स लैटिट्यूड की वजह से क्या होता है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गैस उठ रही है, हवा उड़ रही है, और यहाँ पे गिर रही है। तो जब गिरेगी कोई चीज़ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ तो मॉइस्चर के साथ उठी, पर यहाँ पे क्या हो गई, ड्राई हो गई। तो जब ड्राई हो जाएगी तो नीचे क्या आएगा, ड्राई ही मिलेगा। इन सारी जगहों को क्या मिलेगा, ड्राई हवा मिलेगी, यानी कि सूखी हुई हवा मिलेगी, और यहाँ पे पानी नहीं बरसेगा। तो ये भी एक रीज़न हो गया इसका जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये जो हो गया एक और रीज़न हो गया। तो मैंने एक आपको बता दिया कि हवा जो है वो कॉन्टिनेंट से बाहर जा रही है, ऑफशोर विंड्स हो गई। दूसरी जो मैंने आपको पॉइंट बताया, ये पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया कि ये ऐसे ऐसे लैटिट्यूड में मिलती हैं जहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स बनती हैं, जिनके वजह से क्या होता है कि आपका ड्राई एयर नीचे आती है, यानी कि सूखी हुई एयर नीचे आती है, और आपको पानी नहीं बरसता है, ठीक है। और स्केर्सली एनी क्लाउड, और इन्हीं वजह से क्या होता है, कोई क्लाउड नहीं बनता है, क्योंकि अब यहाँ पे हवा ऊपर तो उड़ नहीं रही इन एरियाज में, नीचे आ रही, तो क्लाउड भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सारे रीजन हो गए। तो मोस्टली आपको दो पॉइंट याद रखने हैं, एक तो ऑफशोर ट्रेड विंड्स होती हैं इस एरिया में, दूसरा पॉइंट, और दूसरा पॉइंट हाई प्रेशर जो होते हैं बेल्ट जो बन रही हैं, उनके वजह से भी यहाँ पे जो है आपके क्या बन रहे हैं, आपके डेजर्ट्स बन रहे हैं, ठीक है।
तो ये सारे पॉइंट्स हो गए इसके अंदर। और क्या हो रहा है दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो एक तरीके से आप कह सकते हैं ना, जो यहाँ पे विंड्स भी, जो एक तरह का करंट भी फ्लो कर रहा है, जो यहाँ पे करंट्स भी फ्लो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो करंट आ रहा है वो ऊपर से आ रहा है। अरे एक मिनट, जो यहाँ पे करंट आ रहा है, यहाँ पे जो सहारा के पास मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, तो यहाँ जो करंट आ रहा है ऊपर से आ रहा है, तो ये कहाँ से आ रहा है, कोई इक्वेटोरियल रीजन से तो आ नहीं रहा है, ये ऊपर से ठंडे एरिया से आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होंगे, ड्राई एयर तो आएगी इनके साथ, यहाँ पे कोई इवेपोरेशन तो ज़्यादा हो नहीं रहा है, ठंडा एरिया है, ठंडे एयर से हवा आएगी तो क्या आएगी, अपने साथ मॉइस्चर थोड़ा ना लेके आएगी, पानी थोड़ा ना बरसेगा, तो ये भी इसलिए भी ये सूखा रहता है। तो ओशन करंट का भी आपको दिख गया, ट्रेड विंड्स का भी आपको दिख गया, और तीन रीजन मैंने आपको दिखा दिया कि इस तरीके से सब ट्रॉपिकल जो ये बेल्ट बनती है, यानी कि उप उष्ण कटिबंधीय एरिया की वजह से जो नीचे एयर आ रही है वो भी क्या होती है, सूखी होती है। तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिनकी वजह से यहाँ पे आपको डेजर्ट मिलते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल है, गोबी जैसे तुर्कमेनिस्तान, इसका तो मैंने आपको एग्जांपल ही दिखाया था कैनरी करंट का, क्योंकि ऊपर से आ रही है तो ठंडी रहती है। ऐसी कैलिफोर्निया करंट देखो, है ना, पेरुवियन करंट देखो। अब जहाँ जहाँ ये करंट्स आ रहे हैं ठंडे एरिया से, अब देखो वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, ये डेजर्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना, यही पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इनका भी प्रभाव होता है। ठीक है, तो तीन चीज़ों का प्रभाव होता है जो मैंने ऊपर बताया, आप उन पॉइंट्स को याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया ओशन करंट्स के बारे में। फिर हम हल्का सा एक और दो तीन पॉइंट्स देखते हैं। सैलिनिटी अभी हम नहीं देखेंगे, सैलिनिटी अगले लेक्चर में देखेंगे। फिर हम देखेंगे इंडियन ओशन करंट्स के बारे में। ठीक है, तो बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। देखो मैंने आपको बताया था क्या, कि इस तरह से विंड्स आ रही हैं ईस्टर्ली, तो जब ईस्टर्ली विंड्स आएंगी तो वो क्या डेवलप करेंगी, ये डेवलप करेंगी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। अब ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट क्या करेगा, यहाँ पे जो है पानी पाइल अप कर देगा, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, पानी आ रहा है, इधर आ रहा है ना, दिख रहा है ना आपको। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, ये क्या कर रहा है, ये पानी इधर ले, अरे येलो तो ऑलरेडी है, कौन सा कलर लो, ग्रीन लेता हूँ। ठीक है, तो पानी यहाँ पे ले जा रहा है, तो पानी पाइलअप होगा, तो पानी पाइलअप होगा तो फिर चलने लगेगा, तो जब ये वापस आएगा तो ये क्या बनाएगा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट बनाएगा। समझ में आ गया ना, एयर यूँ जा रही है, एयर की वजह से धक्का मार रहा है पानी पे, पानी यहाँ पे पाइलअप होता जा रहा है, और ये इस तरीके से काउंटर आपका इक्वेटोरियल करंट बन रहा है। तो ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आ गया ना, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और काउंटर इक्वेटोरियल करंट कैसे बनता है इंडियन ओशन में। ठीक, अब जो साउथ इक्वेटोरियल करंट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ऐसे करके विंड्स आ रही हैं, है ना, अब विंड्स आने की वजह से क्या हो रहा है, नीचे का पानी जो है वो चल रहा है घर्षण की वजह से, अब ये यूं करके फ्लो करने लगा। अब जब ये यहाँ पे आया, यहाँ पे क्या मिल गया, इसका कॉन्टिनेंट मिल गया, तो ये दो करंट में डिवाइड हो जाते हैं, एक हो जाता है मोजाम्बिक करंट और एक हो जाता है एगुलास करंट, और फिर ये आगे जाके दोनों मिल जाते हैं, फिर एगुलास करंट ही आगे चलता है, और ये अब क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। पहले एगुलास करंट और मोजाम्बिक करंट जो था गर्म था, क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन से आ रहा था, मध्य रेखा के पास से आ रहा था। अब क्या हो गया, ये दोनों एक तरह के ठंडे हो गए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, यही पॉइंट है इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ठीक है, पर समर सर्कुलेशन में क्या होता है, ये कौन सा सर्कुलेशन था, विंटर सर्कुलेशन में था। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जाएगा काउंटर इक्वेटोरियल करंट जो बनता है वो कौन से सीजन में बनता है, समर में बनता है कि विंटर में बनता है। तो आपको पता होना चाहिए विंटर में बनता है। अब क्यों बनता है मैं बताता हूँ। समर में क्या होता है, ये आपको पता है कि ITCZ होता है जो हल्का सा ऊपर चला जाता है, ना। अब क्या होगा, जो विंड्स होंगी वो ऐसे फ्लो करेंगी, तो जब विंड्स ऐसे फ्लो कर रही है तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से यहाँ पे पाइलअप होने लगेगा, पर पाइलअप होके ये क्या करेगा, यहाँ पे एक तरीके से लड़ाई हो जाएगी, है ना, लड़ जाएंगे दोनों, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट आ रहा है और यहाँ से भी ऊपर से करंट आ रहा है, तो यहाँ पे कोई भी काउंटर इक्वेटोरियल करंट नहीं बनेगा। ये बात आप ध्यान रखना, क्योंकि क्या हो रहा है, अब विंड्स जो है वो जो है इसको पूरा गड़बड़ कर रही है, विंड्स विंड्स यू फ्लो कर रही है और यहाँ पे पाइलअप हो रहा है, जिसकी वजह से ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट को कैंसिल कर दे रहा है, दिख रहा है ना कैंसिल, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। पर जो साउथ इक्वेटोरियल करंट होता है वहाँ पे ये अभी भी वैसे ही बनता रहेगा, क्योंकि अब यहाँ पे भी विंड्स ऐसी ही आ रही होंगी नीचे से, नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो है एक तरीके से विंड्स धक्का देंगी, पानी को धक्का देंगे, तो फिर वही मोजाम्बिक वाइगुलर्स बनेंगे। तो नीचे तो सेम रहता है, परंतु ऊपर क्या होगा, आपको डिस्टर्बेंस दिखाई देगा, काउंटर इक्वेटोरियल करंट्स नहीं बनेंगे समर सर्कुलेशन में, क्योंकि ITCZ ऊपर चला गया है और विंड जो है वो इस तरफ आ रही है और यहाँ पे जो पाइलअप हो रहा है वो इसको कैंसिल कर दे रहा है। पर यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था, यहाँ पे पाइलअप हो रहा था पर वो यहाँ घूम के वापस चला रहा था। ठीक है ना, तो ये विंटर का था और ये समर का था। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कैसे जो है इंडियन ओशन में वैरी करता है। फिर एक आखिरी पॉइंट है जो आज हमें डिस्कस करना है, वो है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इसके अंदर दो तीन पॉइंट है जो आपको ध्यान रखने हैं। वो एक है थर्मोक्लाइन के बारे में जो आपको पढ़ना है। तो थर्मोक्लाइन एक ऐसा एरिया होता है, देखिए ये तो है आपका जो टेम्परेचर लाइन दिखा रहा है, तो ये हो गया आपका ओशन, ये आपका ओशन है, ये पूरा ऊपर से नीचे तक। ठीक है, अब ओशन में क्या हो रहा है कि आपका जो है टेम्परेचर गिरता है धीरे धीरे। ठीक है, अब सन तो यहीं पे तक कहीं तक रोशनी देगा। जो एक ऐसा रीजन जहाँ पे एकदम से जो है टेम्परेचर गिरे उसको क्या बोलते हैं, थर्मोक्लाइन कहते हैं। ये आपको याद होना चाहिए, बस यही पॉइंट, इसमें सब दुनिया भर की बातें लिखी हैं। और इसमें जो एरिया यहाँ तक रोशनी जाती है उसको क्या बोलते हैं, फोटिक एरिया बोलते हैं, यानी कि यहाँ पे लाइट जा रही है फोटिक फोटोन से। ठीक है, और ए फोटिक एरिया कौन हो गया, जहाँ पे लाइट आना बंद हो जाती है। एक पॉइंट ये हो गया। ठीक है, दो पॉइंट आपको याद हो गए, थर्मोक्लाइन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन द आर्टिक एंड अंटार्कटिक सर्कल, जो अर्थ के ऊपर का एरिया होता है ना, ये वाला, यहाँ पे ये आर्टिक सर्कल हो गया, ये अंटार्कटिक सर्कल हो गया। तो जो सरफेस वाटर होता है टेम्परेचर के पास आर क्लोज टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
ये बात ध्यान रखा, ये तो पता ही है हमको। फिर क्या लिखा है, एंड सो दैट द टेम्परेचर चेंज विद द डेप्थ इज वेरी स्लाइट। अब होता क्या है, यहाँ पे जो ऑलरेडी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो अब एक चीज़ बताओ आप, यहाँ पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और नियर इसके है, तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, इस तरीके से चलता दिखाई देगा कुछ, है ना। तो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। पर अगर हम इक्वेटर की बात करें या हम कुछ ट्रॉपिक्स की बात करें या मतलब उष्णकटिबंधीय एरिया की बात करें या मध्य रेखा की बात करें, तो यहाँ पे आपको बढ़िया एकदम ये दिखाई देगा। यही चीज़ इसमें समझाई गई है, ठीक है। तो ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा। कहाँ पे आर्कटिक और एंटार्क्टिक में क्वेश्चन आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे ज़्यादातर वेरिएशन नहीं दिखाएगा टेम्परेचर में, टेम्परेचर फॉल डाउन में आपके ओशन में, आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल पे, ठीक है। यही चीज़ में पॉइंट समझाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना आप, एनक्लोज सी जहाँ भी होगा, देखो जैसे कि मान लो ये कैस्पियन सी है, आपको पता है ना कैस्पियन सी कहाँ है, जैसे मान लो मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम। देखिए, अब ये जो एरिया दिख रहा है, अब ये जो एरिया दिख रहा है आपको, दिख रहा है आपको, ये क्या है, रेड सी है। ये कौन सा एरिया है, ये मेडिटेरेनियन सी है। ये क्या है, कैस्पियन सी है। अब ऐसे एरियाज क्या है, चारों तरफ से बंद है ना, बहुत कम एंट्री है यहाँ पे। तो इनके यहाँ पे जो टेम्परेचर्स होंगे ना, वो बेसिकली क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना एक मॉडरेटिंग इफेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब एक जो करंट से बाहर से आके इनको जो है, इनके टेम्परेचर को ज़्यादा वेरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे जो है एक तरीके से ये हो रहा है, ओके। तो ये जो है पॉइंट है, इसके अंदर जो आपको याद रखना है। तो हम कहाँ पे थे एग्जैक्टली, ओशन करेंट्स, टाइड्स एंड, हम लोग कर रहे थे ओशन, इंडियन ओशन करेंट्स एंड वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है कि फैक्टर अफेक्टिंग, तो देखिए थ्योरी तो है, पर थ्योरी को समझना भी बहुत ज़रूरी है ना। तो वही चीज़ मैं आपको ईजी कर रहा हूँ यहाँ पे कि आप इसको समझ लीजिए ईजी से, है ना। ऐसे तो एनसीईआरटी में हर चीज़ दी हुई है कि नहीं, परंतु उसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बस हम लोग क्या है कि एक बार इसको देख लेंगे इजी वे में, मैं आपको डायग्राम में समझा रहा हूँ, अब इसको समझ लेंगे तो आपको इजी हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। तो फिर ये हो गया। फिर टेम्परेचर रेंज ऑफ वाटर इज मिक्सिंग, यानी कि वाटर इज लेस, यानी कि टेम्परेचर रेंज ऑफ वाटर इज लेस कहाँ पे क्यों हो जाती है, मतलब देखिए टेम्परेचर रेंज जो है वाटर की कहीं कहीं जगह आप देखिए कि लेस होती है, यानी कि यहाँ पे 10 है तो नीचे तक हम जाएंगे तो भी हमें 10 ही मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है, इसका कुछ रीज़न है। उसका रीज़न है पहला, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग। पानी जो होता है यहाँ से भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, नीचे से भी आ रहा है, ऊपर से भी जा रहा है, हर जगह से। तो उसके वजह से भी क्या होता है, पानी का जो टेम्परेचर होता है वो ऊपर नीचे हर जगह समान बना रहता है, बहुत जगह, है ना। और हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी, जो वाटर होती है वो जनरली ज़्यादा जल्दी गर्म या ज़्यादा जल्दी ठंडा नहीं होता है, वो एक कॉन्स्टेंट बना के रखता है। तो ये पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस ये हो गया वर्टिकल के बारे में जो हमने पढ़ा, ठीक है। वर्टिकल में जो होता है, जब हम देखते हैं टेम्परेचर वो जो होता है किस प्रकार से जो है चेंज हो रहा है या बढ़ रहा है, या थर्मोक्लाइन क्या है, एफोटिक फोटिक क्या है, ये हमने पॉइंट पढ़ लिए। ऐसे हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, कई सारे रीजंस हैं जिसके वजह से जो है टेम्परेचर जो होता है वो ओशन में या तो बना रहता है, समान रहता है, या तो एक ही जगह पे, कई जगह पे आपको अलग अलग टेम्परेचर दिखता है। तो उसके कई सारे पॉइंट्स हैं, जैसे वहाँ पे सूर्य की रोशनी कितनी पड़ रही है, वहाँ पे हीट लॉस कितना ज़्यादा हो रहा है, वहाँ का एल्बिडो कैसा है ना। एल्बिडो भी अलग अलग होता है ना, एल्बिडो हमने पढ़ा था क्या होता है, आपको पता होगा। फिर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट वहाँ पे कैसा है, जैसे मान लो सैलिनिटी अगर कोई जगह की बढ़ेगी तो वहाँ का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट जो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन वहाँ कम हो जाएगा। इवेपोरेशन कम हो जाएगा तो एक तरीके से क्या होगा, वहाँ पे जो है इतना बढ़िया आपको सर्कुलेशन नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई, है ना। और भी कई सारे रीजंस हैं, आप एक बार इसको देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, पॉज करके देख सकते हैं। कुछ जो इंपॉर्टेंट रीजंस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। फिर दो रीजन होते हैं, एक तो होता है विंड्स, मतलब जो विंड जो है आप एक जो विंड्स जो आपके ऑफशोर विंड्स हैं, यानी कि कॉन्टिनेंट के अंदर से जो आ रही हैं। तो जब कॉन्टिनेंट के अंदर से आएंगी तो क्या करेंगी, वो क्या करेंगी, दे विल ड्राइव वार्म सरफेस अवे फ्रॉम द कोस्ट रिजल्टिंग इन द अपवेलिंग ऑफ द कोल्ड वाटर फ्रॉम द बिलो। तो एक तरीके से एल नीनो का काम करती हैं, ठीक है। ये तो द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द ओशन ड्राइव द वार्म वाटर सरफेस वाटर अवे फ्रॉम द कोस्ट, ठीक है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ इसको कैसे समझना है। आपको पता होगा कि हमने जो था इसके बारे में पढ़ा था, पेरू वैरू के बारे में, ठीक है ना। यहाँ पे एल नीनो का इफेक्ट दिखता था। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पे एल नीनो का इफेक्ट दिख रहा है, ठीक है। अभी जब एल नीनो का इफेक्ट दिखेगा, या मान लो जब यहाँ पे विंड्स फ्लो कर रही है, देखो ये विंड्स फ्लो कर रही है, तो ये विंड्स क्या करेंगी, जब ये विंड्स फ्लो करेंगी तो ये पानी को यहाँ से डिस्प्लेस कर देंगी। जब डिस्प्लेस कर देंगे तो नीचे से नया पानी आएगा, और ये अपने साथ क्या लेके आएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स लेके आएगा। यही बात समझाई जा रही है यहाँ पे। जो भी ऑफशोर विंड्स हैं, यानी कि जो विंड जो है वो लैंड से आपके सी की तरफ जा रही हैं, है ना, सी की तरफ जा रही हैं, वो क्या करेंगी, जो ऊपर का ओशन का जो ऊपर का सरफेस है उसको थोड़ा डिस्प्लेस कर देंगी, और नीचे से जो है नया पानी आएगा जिसके साथ फाइटोप्लैंक्टन्स और ये सारी चीज़ें भी आएंगी, और जो है वो एक तरीके से क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट क्या है
कि जो ऑन शोर विंड्स हैं, यानी कि जो विंड जो है ओशन से कॉन्टिनेंट की तरफ जा रही है, वो क्या करेंगे, पाइल अप कर देंगी। पाइल अप कर देंगी तो वो क्या करेंगी, वहाँ पे एक तरीके से वहाँ के जो आसपास का टेम्परेचर है वो वैरी कर जाता है उसकी वजह से, ठीक है ना। तो ये वही पॉइंट है जो हमने एलिनो में पढ़े थे, किस तरीके से विंड जो होती हैं वो एक एक तरफ से पाइल अप करती हैं, एक तरफ से हटाती हैं, वही पॉइंट्स हैं, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से जो है विंड जो है वो अलग अलग टेम्परेचर वेरिएशंस करती हैं इन्वायरमेंट में। तो यही सारे पॉइंट्स हमको पूछे जा सकते हैं कि थर्मल प्लाइन क्या है, एफोटिक क्या है, फोटिक कौन सा रीजन होता है, कहाँ तक होता है ना। एनक्लोज सी में जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों दिखाई देता है। फिर जो है आपसे पूछा जा सकता है कि आर्टिक एंटार्टिक में जो है टेम्परेचर जो है वो स्लाइट डिफरेंस ही क्यों होता है ना, ज़्यादा डिफरेंस चेंज नहीं होता है। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि हॉरिजॉन्टल यानी कि सापेक्ष में जो फ्लो कर रहा है, यानी कि एक लेट मतलब कहते हैं ना एक ही डायरेक्ट मतलब नीचे नीचे फ्लो कर रहा है एक ही डायरेक्शन, सापेक्ष में हॉरिजॉन्टल समझ गए होंगे आप। तो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो बेसिकली क्यों होता है ना, उनके क्या क्या फैक्टर हैं, तो ये फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। तो आज हमने बेसिकली 3 चीज़ें कवर करी हैं, एक तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इंडियन ओशन करंट में किस तरीके से जो है चीज़ें फ्लो कर रही हैं ना, काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहाँ होता है, नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए, कौन से सीजन में होता है, इसके कारण क्या है ये मैंने आपको बता दिया। और हाँ, एक और चीज़ इसमें कि डायरेक्शन क्या होता है, तो डायरेक्शन देखिए उल्टा होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है ना, ये ध्यान रखिएगा। और समर में क्या हो जाता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाता है, देखो आप ये है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है, पर आपको काउंटर इक्वेटोरियल करंट समर में नहीं मिलता है। ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। फिर हमने ओशन करंट्स के बारे में देखा, अलग अलग ओशन करंट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, कौन कौन से फैक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से फैक्टर से वो बनता है। फिर जो है हमने कहाँ कहाँ जायर्स होते हैं, ये सारा देखा। फिर जो हमने देखा कि टाइप्स ऑफ ओशन कितने तरह के होते हैं उनके अंदर देखा। और हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जो ओशन करंट्स कहाँ पे क्यों मिलते हैं, कोल्ड करंट और वार्म करंट कहाँ कहाँ क्यों मिलेंगे, ये सारे पॉइंट्स देखे। फिर हमने देखा कि क्या क्या प्रभाव डालता है ओशन करंट अलग अलग जगहों पे, वो सारी चीज़ देखी, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स थे। फिर हमने रिलीफ फीचर्स के बारे में देखा था सबसे पहले, तो वो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से अलग अलग तरह के रिलीफ फीचर्स हैं जो कि ओशन के अंदर हमको मिलते हैं। तो और ये जो है हमारा किस तरीके से वाटर डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो आज हमने जो है ओशंस काफ़ी कुछ कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सैलिनिटी और टाइड्स करके ओशनोग्राफी खत्म करेंगे, और फिर हम लोग डायरेक्टली आएंगे वेजिटेशन पे, जो हमारा एक टॉपिक छूटा हुआ है। और जो है फिर हम जो है ज्योग्राफी में एक दो और लेक्चर करके हम ज्योग्राफी को खत्म करेंगे, और फिर हम अपना शुरू करेंगे साइंस। तो इसी तरीके से जो है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ बने रहिए, और जो है प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे बताइएगा आपको कोई डाउट हो तो मैं इसको बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगा। और जो है वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो जो हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करेंगे, और वीडियो देखते रहने का आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।